नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोज प्रवीण जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह जिसका शीर्षक है आखिर गलती किसकी। आज आप सुनेंगे इसकी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है दोस्ती हो तो ऐसी, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। राघव और ऋषभ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े। दोनों का एक दूसरे के घरों में अक्सर आना जाना लगा रहता था। उन्हें एक दूसरे के घरों में एक समान ही प्यार और दुलार मिलता था। राघव के पिता एक छोटी कंपनी में साधारण से कर्मचारी थे और ऋषभ के पिता एक उच्च अधिकारी थे। ऋषभ को राघव के हाथ की भेलपूरी बहुत पसंद थी। वह अक्सर राघव के घर उसके हाथ की भेलपूरी खाने आ जाता था। दोनों दोस्त अब उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुके थे। वे दोनों एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। इसी वर्ष दोनों की बीटेक की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। उससे कुछ दिनों पहले ही ऋषभ के पिता का ट्रांसफर मेरठ से लखनऊ हो जाता है। ऋषभ भी बीटेक फाइनल ईयर की परीक्षा देकर अपने पिता के साथ लखनऊ चला जाता है। ऋषभ का परिवार अब लखनऊ में ही शिफ्ट हो जाता है। ऋषभ ने आगे की पढ़ाई लखनऊ से ही पूरी की। 2 वर्षों के बाद राघव ने एमटेक की पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था, इसलिए उसने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। राघव के माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। राघव की शादी के बाद ही जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक दिन अचानक उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अभी वह पिता के सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद ही उसकी मां की भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। मां और पिताजी के देहांत के बाद राघव पूरी तरह टूट चुका था। अब वह जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर उसे मिलती है। वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने यह शहर छोड़ने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद ही वो दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। राघव अब मेरठ से नोएडा आ चुका था। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक कंपनी में अपने लिए नौकरी की व्यवस्था की। काफी दिनों के बाद अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। कुछ दिनों बाद ही उसे एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। राघव अपने पत्नी और बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। तभी एक दिन वह अपनी कंपनी में जब काम करने पहुंचा तो पता चला कि उसकी कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ताला लग गया है। उसे उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन हड़ताल लंबी खिंच गई। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के रोज रोज हड़ताल की खबरों से तंग आकर कंपनी को बंद करने का निर्णय ले लिया। उसने सभी कर्मचारियों का जो भी वेतन बन रहा था उसे देकर सभी की छुट्टी कर दी। राघव अब अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफी दिन व्यतीत होने के पश्चात भी उसे कहीं काम नहीं मिला। अब तो उसके घर में खाने के लिए भी परेशानी होने लगी। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत और भी बदतर हो जाती, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और किराने वाले ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया था और सभी लोग उसे हर महीने उधार सामान देते जा रहे थे। अब तो राघव को भी उधार सामान लेने में शर्म आने लगी थी। अंत में जब उसे नौकरी का कोई आसरा नहीं दिखा तो उसने मजबूर होकर भेलपूरी बेचने का निर्णय कर लिया। अगले दिन वह बाजार से जाकर भेलपूरी बनाने के लिए पूरा सामान खरीद लाता है। घर से थोड़े दूर वाले चौराहे के फुटपाथ पे अपना खोचा लगाकर भेलपूरी बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की भेलपूरी का स्वाद अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों में ही वह परिवार के जीने लायक कमाई करने लगा। अब उसके परिवार का गुजारा भेलपूरी से ठीक ठाक होने लगा। एक दिन उसकी दुकान के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने गाड़ी में बैठे बैठे 2 पैकेट भेलपूरी बनाने के लिए कहा। राघव को उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति की आवाज सुनकर थोड़ा झटका सा लगा।
उसे ऐसा लगा कि शायद यह आवाज जानी पहचानी सी है। उसने गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास किया। तब तक ड्राइवर ने गाड़ी उसकी दुकान से आगे बढ़ाकर खड़ी कर दी। गाड़ी का शीशा बंद होने के कारण वह कुछ देख नहीं पाया। उसके बाद वो भेलपूरी बनाने में लग गया और उसने बड़े प्यार के साथ सभी मसाले मिलाकर 2 पैकेट भेलपूरी के तैयार कर दिए। गाड़ी से ड्राइवर उतरा और उसने भेलपूरी का पैकेट लेकर 500 का नोट पकड़ा दिया। राघव ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं इनमें से बाकी रुपया आपको लौटा सकूं। ऐसा करना, फिर कभी इधर आना तो मुझे मेरे रुपए दे देना। इतना कहकर उसने 500 का नोट वापस कर दिया। ड्राइवर ने दोनों पैकेट लेकर ऋषभ और उसकी पत्नी को पकड़ा दिया। 500 का नोट भी उन्हें वापस कर दिया। ऋषभ ने कहा, भेलपूरी के पैसे तो दे दो। इस पर ड्राइवर ने कहा कि उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट वापस कर दिया। उसने कहा है कि फिर कभी इधर से आना तो दे देना। मालिक ने कहा, ऐसा करो, ये रुपए जाकर उसी को दे दो। कह दो कि हम बाकी रुपए फिर कभी इधर से निकलेंगे तो ले लेंगे। ड्राइवर ने आकर राघव से कहा, आप इसे रख लो, मालिक आपसे खुले पैसे बाद में इधर से आते जाते ले लेंगे। इस पर राघव ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मालिक जिस समय मेरे पास आए उस समय मेरे पास फिर खुले नहीं रहे या इतने पैसे नहीं रहे तो उनका आना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इस रुपए को अपने मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कही और मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उसे भेलपूरी का पैसा दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। गाड़ी मालिक कोई और नहीं, वो राघव का दोस्त ऋषभ था। उसने जैसे ही पैकेट खोला और भेलपूरी मुंह में डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन में सोचा, ऐसी भेलपूरी तो केवल राघव ही बनाता था। यह ऐसी भेलपूरी पिछले 3 वर्षों में मैंने कभी नहीं खाई। इसमें वही मसाले का स्वाद है जो राघव डालता था। वह भेलपूरी खाता जा रहा था और राघव के बारे में सोचता जा रहा था। अब कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अभी तक अपना पैकेट खोला भी नहीं था कि ऋषभ ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया। ऋषभ घर पहुंचकर भी बार बार उसी भेलपूरी वाले के बारे में सोच रहा था। इस शहर में करीब 3 वर्ष से वो रह रहा था, लेकिन ऐसी भेलपूरी का स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। आज की भेलपूरी का स्वाद उसे परेशान कर रहा था। सुबह वह जल्दी जल्दी सोकर उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। जब पत्नी ने उसे सुबह सुबह तैयार होते देखा तो पूछा कि आज कोई मीटिंग है क्या, जो इतना जल्दी जा रहे हो? ऋषभ ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, बट कोई उससे ज्यादा जरूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से भेलपूरी वाले स्थान से थोड़ा पहले पहुंचकर रुकने को कहा। ऋषभ जैसे ही भेलपूरी वाले स्थान पर पहुंचा, तुरंत गाड़ी से उतरकर भेलपूरी वाले राघव का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, लेकिन भेलपूरी बेचने वाला नहीं आया। वह आज आने वाला भी नहीं था, क्योंकि राघव भी जब घर पहुंचा तो वो भी गाड़ी मालिक की आवाज से बेचैन था। उसने घर पर बड़े ध्यान के साथ उसकी बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो ऋषभ ही बोलता है। यह ऋषभ की ही आवाज थी। वह भेलपूरी का बहुत भक्त भी था। वो भेलपूरी खाते ही मुझे जरूर पहचान जाएगा। अगर वो मुझे पहचान गया होगा तो अगले दिन मुझसे मिलने जरूर आएगा। इसलिए आज वे भेलपूरी वाले स्थान से थोड़ा दूर एक कोने में चुपचाप बैठकर ऋषभ का इंतजार कर रहा था, और उसका शक सही निकला। ऋषभ भी गाड़ी से उतरकर उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो गई और भेलपूरी वाला नहीं आया तो उसने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई, आज भेलपूरी वाले नहीं आएंगे क्या? इस पर उन सभी ने उसे बताया कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम से पहले वो आ जाता था और रात को 8 बजे ही घड़ी के टाइम से ही यहाँ से जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो ना तो आया और ना किसी से कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी भेलपूरी बेच रहा है। ऋषभ की कंपनी से बार बार फोन आ रहा था
उसको इंतजार करते करते काफी लेट हो गया था। वो मजबूरन जाकर गाड़ी में बैठा और कंपनी की ओर चल दिया। ऋषभ आज कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की सारी जिम्मेदारी कंपनी मालिक ने उसी के कंधे पर दे रखी है। गाड़ी में बैठकर वह बार बार राघव के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से भेलपूरी के लिए कह रहा था, हो सकता है तभी उसने मेरी आवाज़ सुन ली होगी और मेरी आवाज़ से मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह भेलपूरी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि भेलपूरी खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूँगा, इसलिए वो आज भेलपूरी बेचने नहीं आया। अब ऋषभ ने भी राघव से सीधे मिलने का इरादा त्याग दिया। अपने दोस्त के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उसने उचित नहीं समझा। ऋषभ घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार राघव की सहायता करे और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी सहायता की है। ऋषभ को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने ऋषभ से पूछा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा। ऋषभ ने अपनी पत्नी से सदैव अपने दोस्त की तारीफ ही की थी, इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्दी वह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन ऋषभ ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे कुछ समझाकर राघव के पास भेलपूरी लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने राघव की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं को पता कर लिया। एक दिन उस नौकर ने ऋषभ की योजना अनुसार राघव को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की पूरी संभावना जताई। लेकिन राघव ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं भाई, मैंने सुना है उस कंपनी का मैनेजर आरके सर बहुत ईमानदार है। वह केवल योग्यता देखता है, वो सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उस कंपनी में जरूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिली तो भेलपूरी आप बेच ही रहे हो, बाकी आप जैसा उचित समझो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। घर आकर राघव सोचने लगता है कि उस व्यक्ति का कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही ही हो। दूसरे दिन राघव सुबह जल्दी तैयार होकर उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए घर से निकल पड़ता है। ऋषभ ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दे दी थी कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के नाम की सूची संस्तुति हेतु आनी चाहिए। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और उसमें से 3 नामों की संस्तुति ऋषभ के पास भेजी। इसमें सबसे ऊपर राघव का नाम था। ऋषभ ने तुरंत राघव के नाम पर सहमति प्रदान कर दी। चयन बोर्ड ने राघव को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। राघव को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मिल सकता है। उसने मन ही मन उस नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है और घर पहुंचकर पत्नी को गोदी में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत सभी लोग फिर पास के मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। राघव के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती है। सुबह राघव नौकरी पर जाने से पहले अपने भेलपूरी बेचने के स्थान पर जाता है और वहां अपने सभी साथियों का मुंह मीठा कराता है। उसके सभी साथियों से बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर राघव अपना पदभार ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाता है। राघव ने बहुत कम समय में अपने काम से कंपनी की सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। राघव के पद संभालने के इस 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान
उसे एक ही चीज अजीब लगती है कि कंपनी के मैनेजर ने उससे कभी मुलाकात नहीं की, और जब वह मिलने की कोशिश भी करता तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देता था। अब इस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। कंपनी मालिक काफी दिनों से ऋषभ को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन ऋषभ राघव को पूरी तरह से जनरल मैनेजर के योग्य बनाए बिना इस कंपनी से नहीं जाना चाहता था। अब उसे लगने लगा था कि वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका है, इसलिए उसे कंपनी मालिक की बात मानकर अब दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें ही राघव की और मेरी भलाई है, क्योंकि मैं उससे अब और ज्यादा दिन छिप नहीं पाऊंगा। एक ना एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी। यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो राघव के काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं, इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऋषभ ने इस कंपनी में अपने पद हेतु राघव के नाम की संस्तुति कंपनी मालिक से करके वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने ऋषभ की संस्तुति के आधार पर राघव को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। राघव को जब यह पता चलता है कि जनरल मैनेजर का तबादला हो गया है और उसका प्रमोशन जनरल मैनेजर के पद पर हो गया है, तो उसे खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि यह प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर आरकी सर की संस्तुति के कारण उसे मिला है। वह मन ही मन सोचता है कि जिस जनरल मैनेजर ने मुझसे अब तक मिलना भी उचित नहीं समझा, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संस्तुति कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। राघव ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों की वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी है। राघव ये खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना है। राघव चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल मंगवाता है। नौकर जाकर अलमारी से फाइल निकाल कर लाता है और कहता है, साहब, पिछले वाले सर ने भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते हैं। उन्हें पुरस्कार मिले भी तो कैसे? मालिक जिस कंपनी की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारे साहब का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफर दूसरी कंपनी में हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। राघव ने नौकर को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, तुम उदास ना हो। पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी, लगन है और इससे बड़ा पुरस्कार कोई और नहीं है। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते हैं, उन्हें तो यह पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, यह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने आज तक ऐसा अवसर कभी नहीं देखा। राघव ने कहा, मुझसे तो आपको कोई परेशानी नहीं है। चपरासी ने कहा, नहीं साहब, आप भी बहुत अच्छे हैं। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजरों को इंतजार रहता है वो आ ही गया। आज सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला है। राघव को पूरा विश्वास है इस बार यह पुरस्कार वही जीतेगा। राघव उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी कागज का ध्यान आता है और वह उसे लेने अपने ऑफिस में आता है। वह ऑफिस के अंदर पहुंचकर उस कागज को ढूंढने लगता है, तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है। उस फोटोग्राफ को देखते ही राघव आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। उसे अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह पिछला बड़ा साहब कौन था और उससे क्यों नहीं मिल रहा था। राघव समझ जाता है कि मैं ऋषभ से छुप रहा था, उसको यह पता चल गया होगा, इसलिए उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय किया होगा। यह सब सोचकर
उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर, हमें कार्यक्रम के लिए विलंब हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। इस पर राघव कहता है, तुम गाड़ी के पास पहुंचो, मैं आ रहा हूं। चपरासी के जाने के बाद राघव अपने आंसू पोंछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में राघव उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले वे पता करता है कि इस वर्ष टॉप मोस्ट पर कौन कौन सी कंपनी है। तो उसे पता चलता है कि इस बार खिताब की दावेदार सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक राघव की और दूसरी आरके यानी ऋषभ की। ये सुनते ही राघव बहुत दुखी हो जाता है। वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंचता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया जाता है। इस पर राघव रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है, मैं अपने भगवान से प्रतियोगिता नहीं कर सकता, आप मेरा नाम हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल की सभी सदस्यों ने उसकी बातें सुनने के उपरांत उसे बाहर हॉल जाने को कहा। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानी और फिल्मों में ही होता है, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। वो सभी ऐसा इसलिए कर रहे थे कि राघव के आने से कुछ देर पहले ही ऋषभ भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कहकर जा चुका था जो अभी अभी राघव ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था। राघव और ऋषभ दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त के नाम की घोषणा होगी वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ? निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं 2 कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है। इस स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्तों के नाम की घोषणा होती है, दोनों दोस्त भौचक्के रह जाते हैं। अब आज उनकी मजबूरी हो जाती है एक दूसरे के सामने आने की। उद्घोषक दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में भी इस स्टेज से ही बताता है, कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कुछ देर में दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उद्घोषक की बातें सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हॉल में उपस्थित सभी लोगों के मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि दोस्ती हो तो ऐसी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।